अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां कल भारत ने एक बार फिर से उम्दा खेल का मुजाहरा किया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर नाकाबिले शिकस्त होने का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास रख लिया है। भारत के मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर जब हम नजर डाल रहे हैं तो उसमें अब तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तानी टीम अब 5वीं पोजीशन पर आ चुकी है, जबकि इंडिया मुसलसल 5वीं फतह के बाद अब टेबल पर पहली पोजीशन पर आ चुका है। भारत के बाद न्यूजीलैंड का नंबर है, जिसने 5 मैच खेलकर 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया अब चौथे नंबर पर आ चुका है। इंग्लैंड को हम देख रहे हैं कि भारी शिकस्त खाने के बाद अब वो 9वें नंबर पर चला गया है और आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबले आने जा रहे हैं। पाकिस्तान आज अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करता है तो फिर पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से तब्दील हो जाएगा। अब अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल तक जाना है, फाइनल 4 टीमों में शामिल होना है, तो फिर मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। आगे चलकर मैच पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ का नया बयानिया, इंतकाम नहीं खिदमत। टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान पर झपटने को तैयार। सबसे पहले बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां गजा पर इसराइली बमबारी को अब 2 हफ्ते से जायद हो चुके हैं। गजा में इंसानी बहरान इंतहाई शदीद हो चुका है। गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी में अब 30% से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत से 1500 से जायद बच्चों समेत शोहदा की मजमूई तादाद इस वक्त 4003 से तजावुज कर चुकी है, जबकि अब तक तकरीबन 15000 से जायद शहरी भी जख्मी हो चुके हैं। बेघर होने वाले फलस्तीनियों की अगर बात करें तो उनकी तादाद इस वक्त 10 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद किसी भी वक्त गजा पर इसराइली फौज के ज़मीनी हमले का भी इम्कान पैदा हो गया है। उधर गजा के अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर बिजली गायब है। बहुत सी ऐसी फुटेज हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीर हैं जो हम सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वहां पर यह दिखाया जा रहा है कि वहां पर हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो चुके हैं। अस्पतालों का अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर है। खान यूनुस के अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि अस्पताल में कोई भी ICU बेड मौजूद नहीं है, मजीद जानें अब नहीं बचाई जा सकती। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को खराब करना शामिल है। फलस्तीनियों को इमदादी सामान की अशद ज़रूरत का सामना है। इसराइल और मिस्र के अदम ताउन की वजह से हमने देखा कि गजा में इंसानी बहरान शदीद हो चुका है और अब इत्तलात ये हैं कि मिस्र और गजा की पट्टी पर मौजूद रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। इमदादी ट्रक के 2 काफिले हैं जो कि बरास्ता रफा राहदारी गजा में पहुंच चुके हैं। इमदादी ट्रकों में हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ हैं, तिब्बी आलात हैं और खाने पीने का भी कुछ सामान मौजूद है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये 20 ट्रक गजा के लिए नाकाफ़ी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि गजा पर जो इसराइली फ़ौज का ज़मीनी हमला है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अमरीकी सदर बज़ाहिर तो ज़मीनी हमले की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसराइल को रोक पाएंगे ये सब? तमाम की तमाम तैयारियां इस बात का सबूत और गमाजी है कि ग्राउंड इनकर्शन की तैयारी मुकम्मल की हुई है। अगर कोई रुकावट नजर आती है इजरायली फोर्सेस को, तो वो रुकावट ये है कि 200 के से ज़्यादा हॉस्टेजेस वहाँ जो मौजूद हैं, वो हॉस्टेजेस की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा जिसकी वजह से कुछ इज्तनाब किया जा रहा है, गो के गुज़श्ता शब एक जगह से दाखिल होने की कोशिश की, टैंक समेत तो फलस्तीनी गोरिलों ने, फलस्तीनी मुजाहिदों ने या फलस्तीनी जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके कारिंदों ने उस टैंक पर कब्जा कर लिया और एक सोल्जर उसमें इजराइल का मारा गया। तो उससे थोड़ा सा धचका लगा है, वरना इजराइल पहुंच चुका था वहां। ये तो रहा सवाल गजा का और बाकी आपने तफसील बता दी है। महसूस ये होता है कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता खित्ते को लपेट में ले लेगी और उसकी वजूहात यूं हैं कुछ कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है, जबकि वेस्ट ने भी ईरान को बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं और उससे पहले ईरान के वजीर खारजा कह चुके हैं कि जमीनी हमला तनाज़े को पूरे मशरिक़ वस्ता में फैला देगा।
और अब क्या हुआ, ये को तकरीबन 8 दिन पहले की बात है। जो कल बात की है ईरानी वजीर खारजा ने, वो ये कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। ये दो बातों को मैंने कहा आपके सामने कोट करके, और फिर आप देख लें बाइडन ने पहले ही कह दिया है कि हमास ISS की तरह है। 9/11 डिक्लेयर हो चुका है। इस गजा कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से जंगों की सख्त बंदियां हो चुकी हैं, समुद्रों में, फिजाओं में और जमीनों पर। यानी कि तकरीबन 3 लाख तो रिजर्विस्ट और 1 लाख रेगुलर फोर्स के करीब उनकी सख्तबंदी हो चुकी है गजा के सामने। और छोटी सी पट्टी है, टोटल उसकी कोई 41 किलोमीटर पूरे गजा की, जो उसमें इजराइल ने जिस पर कब्जा किया है वो भी, और जो दोनों सिक्योरिटी संभाले हुए हैं फलस्तीनी और इजराइल। और ये छोटा टुकड़ा तकरीबन 11-12 मील का है। इसके सामने तकरीबन अंदाजा करें, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, 3 लाख फोर्सेस के सामने खड़ी कर दी है। अब इस गजा पर न सिर्फ आर्टरी के जरिए हमला किया जा रहा है, बल्कि बतदरीज कल रात को भी तकरीबन 367 लोगों को शहीद, बेगुनाह लोगों को। लेकिन जमील साहब, जिस तरह से आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल को हम देख रहे हैं, ये तो कहा जा सकता है, आप भी सही कह रहे हैं कि तनाज़ा इलाक़ाई जंग में तब्दील हो सकता है। तो जो बाकी अरब ममालिक हैं उनको इसका अदराक क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अरब ममालिक तो क्योंकि उनके जो जाती, उनके हुक्मरानों के जाती मफाद कुछ और हैं, उनके अवाम के कुछ और हैं। तो हुक्मरानों ने जो इब्तदा की हुई है अब्राहम अकॉर्ड की, उससे पीछे हटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो रहा है। अगर वो चाहते तो अब तक अब्राहम अकॉर्ड को अंडू कर सकते थे। अगर वो चाहते तो सफारती ताल्लुकात जैसे साउथ अफ्रीका ने किया और उसके बबांगे दरा किया कि उसने अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करते दिए इजराइल से। अगर अरब ममालिक चाहते और 57 ममालिक चाहते तो अपने ही OIC के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान का इजलास कॉल करके कुछ न करते, इंटरनेशनल तरीका कार के मुताबिक बाइकाट कर देते, मसनूआत का इकोनॉमिक बाइकाट कर देते। अगर देखें तो 1.5 बिलियन लोग हैं, इकोनॉमिक बाइकाट बहुत बड़ा प्रेशर होता। और कुछ ना करते, जनरल असेंबली को कहते, जो कि 24 घंटे में जनरल असेंबली अपनी इमरजेंसी मीटिंग कॉल करता। कुछ ना कहते, सिक्योरिटी काउंसिल को रेजोल्यूशन पास करके भेजते कि इजलास बुलाया जाए, और सिक्योरिटी काउंसिल मजबूर हो जाता, इजलास बुलाए गो के बीटे हो जाता। लेकिन जमील साहब, जिस तरह से हमने देखा कि मिस्र ने गजा के मुतासिरीन को पनाह देने पर भी वो तैयार नहीं नजर आए, बल्कि अगर इमदादी सामान की बात करें तो उसकी तरसील के लिए भी उन्होंने खासी देर की। तो लग तो फिर इसी तरह से रहा कि मिस्र को इसराइल या अमेरिका से इजाजत दरकार थी। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की तरफ देखते हैं तो इसराइल से तो तेल नहीं निकलता, अरब ममालिक की तरफ से तमाम सप्लाई जाती है, वो सप्लाई तो अभी तक बंद नहीं की गई। जी हाँ, वो अगर करते तो वो हक बजानिब होते अपने ये चार्टर के, इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोई मुल्क भी बायलैटरल पाबंदी लगा सकता है। कोई फोरम जैसे कि OIC है, वो एक मल्टीलैटरल फोरम है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया, जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी हैं। तो वो चाहते तो ये पाबंदी तो ऑयल की भी लगा सकते थे, सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मेंबर हैं उसके। लेकिन ये मामला ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि इनके जाती इंटरेस्ट कुछ और हैं। मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं। ये मैंने जो रीजन के बारे में बताया वो ये है कि कल शब इराक में इसके अमेरिकन बेस पे रॉकेट हमले किए गए हैं। इसी तरीके से लबनान में 5 मील अंदर तक जाके बहुत ज्यादा फायरिंग की गई है, बम्बार्डमेंट की गई है। और अब हस्बुल्लाह मैं समझता हूं जिसके पास के करीबन 2.5 लाख मौजूद हैं, जिसकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक है। तो अगर उधर से वो सिलसिला शुरू हो गया, जिसको कि ग्राहम जो उनके सेनेटर हैं जो आ गए हैं, काफी सेनेटर्स को लेकर इजराइल में, कल उन्होंने बयान दिया है कि ईरान को मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई इसमें अपनी पहल की या कोई शामिल हुए तो उनकी फिर खैरियत नहीं है। वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। ये बयान ग्राहम बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर हैं, उसके साथ डेमोक्रेट्स भी हैं, दूसरे भी हैं। तो ये क्या जाहिर करते हैं? ये जाहिर करते हैं कि ये आग ठंडी होने वाली आग नजर नहीं आ रही है। थर्ड ड्राफ्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल का ड्राफ्ट कल पेश होगा या आज हो जाएगा किसी वक्त, वो भी वीटो हो जाएगा। आप देखेंगे कि चीन और
रशिया की तरफ से, वो इसलिए कि उसमें न सीज फायर का जिक्र किया गया है, ये ड्राफ्ट तैयार होकर सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया है, न सीज फायर का जिक्र किया है, न ह्यूमैनिटेरियन पॉज का कि भाई ह्यूमैनिटेरियन कुछ और सहूलत पहुंचा दो। आपने सवाल किया था इजिप्ट का, इजिप्ट मजबूर है। और फिर गजा बिल्कुल जमीन साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि बन चुके हैं, जैसे अगर अमेरिका की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं, उधर से इंडिया को अगर हम देखते हैं, आपको लगता है रशिया और चाइना जो है वो कोई इंपैक्ट डाल सकेंगे, वो इस तरह का कोई डिसीजन ले पाएंगे या कुछ कलीदी किरदार अदा कर पाएंगे? वो जैसा मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल तक तो कर पाएंगे, और पसे पर्दा जो भी वो कर सकते हैं, उनकी मॉरल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मदद वो, और दूसरा ये है कि उनकी बहरहाल एक हिमायत तो हासिल है पूरी अरब दुनिया को खासतौर पे। और चाइना बड़ी खामोश डिप्लोमेसी करता है, क्वाइट डिप्लोमेसी करता है, वो अपने तौर पर बिल्कुल ये दबाव डाल रहा है, लेकिन चाइना कभी भी फिजिकल किसी मामले में दाखिल नहीं होता है, मां सिवाय उसकी रेड लाइन जो ताइवान की है, उसके अलावा वो किसी रशिया वो इस मामले में काफी एक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी वो यूक्रेन में क्योंकि उलझा हुआ है, और रशिया की अपने मफाद में है कि ये मामला अगर किसी और जगह बढ़ता है तो यूक्रेन का मामला थोड़ा वो उस मध्यम पड़ जाएगा, और रशिया फिर जो अपने मकसद है यूक्रेन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ जिस तरह इसराइल अरब ममालिक से हम देखते हैं बेहतर सिफारती ताल्लुकात की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ जब भी हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल से जंग होती है तो फिर इन ताल्लुकात में दरार आ जाती है, जैसा कि अभी भी हुआ है। तो क्या अरबों के साथ ताल्लुकात रखने में इसराइल का फायदा है या फिर ना रखने में है? नहीं, इसराइल का तो फायदा है ना। इसकी तारीख यूं है कि 1897 में एक इजलास हुआ था स्विट्जरलैंड में, जिसमें की बुनियाद रखी गई थी ग्रेटर इसराइल, और ये जायोनिज्म का है, इसमें जूज सारे शामिल नहीं है। जूज इस मामले में दर्द दिल भी रखते हैं बहुत सारे, और इसमें उन्होंने जुलूस भी निकाले हैं कुछ इलाकों में, वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा में और अमेरिका में। लेकिन मैं जायोनिज्म की बात कर रहा हूँ जिसके तहत इसराइल चल रहा है। तो उन्होंने 1897 में ये फैसला किया कि ग्रेटर इसराइल, और उसी का शाखसाना आज आपको इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ से मालूम हो रहा है, और उस यही वजह है कि दरार भी चल रही है, और दरार इसलिए चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की अब तक पासदारी नहीं की गई है। 2334 रेजोल्यूशन है जिसके तहत इसराइल ने वो टू स्टेट थ्योरी की तरफ जाना था, नहीं किया। इसी तरीके से इसराइल ने 242 जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो काबिज है जिन इलाकों में मुताबिक और काबिज हो भी काबू करने जा रहे हैं। उस लिहाज से पढ़ना भी चाहिए। उसके इजराइल की नीयत को मरासिम इजराइल से रखने में उस वक्त कामयाबी हो सकती है जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की पासदारी की जाए, जब बैतुल मक़दस में अपना इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना दारुल खिलाफा शिफ्ट कर चुका है, और कुछ अमेरिका भी शिफ्ट कर चुका है। तो वो जब खिलाफ वर्जियां होंगी तो फिर अरब ममालिक उस पर अगर चाहेंगे भी, उनके सरबराहान और हाकिम, तो वो चाहेंगे भी तो उन पर बॉटम्स अप प्रेशर इतना ज्यादा पड़ जाएगा, लोगों का प्रेशर इतना पड़ जाएगा कि उनकी कुर्सियां हिलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो भी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से दो रियासती फार्मूले को जब हम देखते हैं तो उस पर अगर अमल दरामद होगा तो ही ये मसले का हल है, वरना तो यहां फिर हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। ये सीधी सी बात है, ये इंटरनेशनल कानून है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, वो इंटरनेशनल कानून बन जाते हैं जब तक उसकी पासदारी, जिसमें जो टू स्टेट थ्योरी जो कि ओस्लो में 1993 में हुआ था, अब नहीं करेंगे तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। देखें, पहले अगर देखा जाए तो 1917 में ये कोई 3% आबादी थी यहाँ जूस की, और 1948 में 33% हो गई, और अब उससे 55% हो गई। तो ये तो फिर पूरा कब्जा हो जाएगा ना। फलस्तीनियों को इसी चीज का इदराक है, इसीलिए फलस्तीनी अपने बच्चों के पैरों पर नाम लिख रहे हैं कि अगर बम से बच्चों के जिस्म फट जाएं तो कम से कम
का हिस्सा मिले, जिससे वो पहचान सके अपने बच्चों को। नहीं अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, बहुत सारे फलस्तीनी नहीं छोड़ रहे हैं, कहते हैं हम मरेंगे। मैंने इंटरव्यू कोई देखा, वो कहते हैं कि मरेंगे तो अपनी जमीन पे दफन होना चाहते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो और लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर तो वही इंटरनेशनल कानून की पासदारी। जमील साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, भारत की इस दोगली पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं वो, और साथ गजा के लिए इमदादी सामान भी उन्होंने रवाना कर दिया। हाँ, वो तो देखिए, इसके इंडिया की तो हमेशा यही पॉलिसी दोगली रही है, और इंडिया की जितनी पींगें उसने बढ़ाई हुई हैं इजराइल के साथ, और साथ साथ अपनी मक्कारी की वजह से हमारे बड़े बड़े ममालिक जो हैं इस वक्त गल्फ के, उनको भी राम किया हुआ है। तो वो कहता है कि बगल में छुरी, और जो राम राम और बगल में छुरी वाला सिलसिला है। तो इमदादी काम ये दिखाते जी इमदादी काम दिखावे का है। असल जो सिलसिला है कि वो बड़ा इस मामले में उसको तक़वियत मिल रही है ना इंडिया को, कि भाई ये सिलसिला हो रहा है, और अब वो कश्मीर में ये सिलसिला करना चाहेगा और कर रहा है पहले से। तो लिहाजा उसको तो, और इस मामले में कश्मीर में अगर रेजोल्यूशन वहां अमल नहीं हो रहा है इजराइल में, तो फिर कश्मीर में भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफीर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी चांद पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस सिलसिले में अमली इक़दामात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चीन के साथ अहम मुआहदा हुआ, और वही मुआहदा इस सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चीनी कमरी प्रोग्राम में शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान चांद पर बेस कायम करने के लिए चीनी प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग के साथ चीनी कमरी प्रोग्राम में शमूलियत के इब्तदाई मुआहदे पर बुध को दस्तखत भी किए थे, और जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान चांद के जुनूबी कुतब पर रिसर्च स्टेशन की तामीर के मंसूबे में चीनी शराकतदारों के तौसीई क्लब में शामिल हो चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जुमे को बताया है कि ताउन चीनी कमरी बेस प्रोग्राम के इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल पहलुओं समेत तमाम शोबों का अहाता भी करेगा। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हमने देखा था कि कुछ अर्सा पहले इंडिया को इस हवाले से बड़ी मुबारकबादों का दी जा रही थी, पूरी दुनिया की जानिब से कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, और अभी पाकिस्तान ने भी चांद पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अमली इक़दामात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद थे, जहाँ अहम मुआहदों पर दस्तखत भी हो रहे थे, गुफ्तशनीद भी की जा रही थी, और ये भी एक अहम मुआहदा है जो चीन के साथ किया गया है, और ये मुआहदा इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो चीनी कमरी प्रोग्राम है उसमें शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान चांद पर बेस कायम करने के चीनी प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में इस हवाले से चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग के साथ मुलाकात भी की। चीनी कमरी प्रोग्राम में शमूलियत का जो इब्तदाई मुआहदा है उस पर बुध को दस्तखत भी कर लिए गए थे, और अब पाकिस्तान चांद के जनूबी कुतब पर रिसर्च स्टेशन की तामीर के मंसूबे में जो चीनी शराकतदार वहाँ पर मौजूद हैं उनके इस तौसीई क्लब में भी शामिल हो चुका है, जो कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। रिपोर्ट ये बता रही है कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि ताउन चीनी प्रोग्राम के इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल पहलुओं समेत शोबों का अहाता करेगा। एक अच्छी खबर थी जो आपके साथ शेयर की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और हमने देखा 1 घंटे की उन्होंने तकरीर की, जिसमें एहतियात और मफामत का जो बयानिया है वो गालिब रहा है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से शेर व शायरी उनकी जानिब से की गई, और उन शेरों में जो पैगाम पहुँचाने की कोशिश नवाज शरीफ की जानिब से की गई है वो भी हम सब ने देखी है। और यही कहा जा रहा था कि मफामत का जो बयानिया है वो अब नवाज शरीफ आगे लेकर चलेंगे, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है
उस पर काम किया जाएगा। जो इंतकाम की बात की जाती थी, एहतसाब की बात की जाती थी, अब मुस्लिम लीग नून उससे पीछे हट चुकी है। 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये तमाम बातें की गई। नवाज शरीफ ने तकरीर से पहले कबूतर उड़ाकर अमन का वाज़ेह पैगाम भी दिया, लेकिन उनकी तकरीर में हमने देखा कि शिकवे और शिकायतें भी मौजूद रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमारे ज़ख्मों को ना छेड़ो वरना आंसुओं का तूफान आ जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनकी छुट्टी करा दी गई। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि धरने कौन करवा रहा था और इस बुनियादी मर्ज को दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। तनकीदी लहजे में उन्होंने ये भी कहा कि तस्वीर मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए उन्होंने शेरों का सहारा भी लिया और जिस तरह से हमने देखा कि बहुत से शेर उन्होंने इस तरह से कहे हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने इन शेरों के ज़रिए पैगाम भी दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो चेयरमैन PTI का नाम नहीं लेना चाहते, वो फ़र्क बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी तरबियत अलग दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हल्के फुल्के अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात को मौखर तालबे की तौसीक भी कर दी है और कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा इंतखाबात कब होंगे इसका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का परचम लहराया और कहा कि फ़लस्तीन पर वो जुल्म की मज़म्मत भी करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह फ़लस्तीन की मदद भी करे। दुनिया से वो ये मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन का हल ज़रूर निकाला जाए और जल्द ये हल निकलना भी चाहिए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार असर जावेद साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। असर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एक लंबे अरसे तक मौजूद रहे हैं लंदन में, तमाम खबरों को देखते रहे हैं। नवाज शरीफ की जब तकरीर थी उसको एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कुछ इसी तरह का बयानिया होगा, क्योंकि बड़ी बहस छिड़ी थी तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कि एक सख्त बयानिया, सख्त मौक़िफ़ जब उन्होंने लिया, शहबाज शरीफ को यहाँ से वापस भेजा गया, बड़ी तनकीद हुई उस मामले पर भी। आप अब किस तरह से देख रहे हैं, क्या स्टांस लेंगे जिस तरह से उन्होंने तकरीर अब ये की है, क्योंकि आप साथ वापस भी आए हैं तो बहुत सी चीज़ों पर अब आपकी नज़र भी है? देखिए, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी एक मीडिया प्रोपेगेंडा इससे ज़्यादा कहेंगे कि मियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड लिया। ठीक है। वो चंद दिन पहले जो तकरीर उनकी एक आई थी, ये जो बातें मियाँ साहब करते हैं ये पिछले 3.5-4 साल से वो यही बातें करते हैं। जब निजी महफिल में बैठते हैं या दोस्तों के साथ बैठते हैं या पाकिस्तान से लोग गए हुए होते थे तो उनके साथ बैठते थे तो वो यही सवाल करते थे कि ये कौन लोग थे, जो कल भी उन्होंने तकरीर परसों में भी कहा। तो उनका सख्त बयानिया इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो वो अपने साथ होने वाले उनके बकौल के जो जुल्म हुआ उनके साथ जो कुछ हुआ उनके जिम्मेदार कौन थे, वो 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहे। आपने देखा कि वो जो मुस्लिम लीग नून के जलसे भी हुए तो उनमें तस्वीर भी 5 लोगों की चंद दफ़ा दिखाई गई, नाम भी लिया गया और बताया भी गया। वो जिस पर्टिकुलर मेरा ख्याल आप तकरीर की बात कर रहे हैं वो भी उनकी एक पार्टी की मीटिंग थी जिसमें वो उन्होंने जूम से वहां खिताब किया, तो उसमें भी उन्होंने वो सवाल किया, उस हिस्से को निकालकर हाईलाइट किया गया, इस हिस्से को लेकर हाईलाइट किया। अब देखिए 2 चीजें हैं, एक है अब इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन का मकसद ये होता है कि पावर लेनी है, आपने सीटें मैक्सिमम लेनी है और उसके लिए आपको हर एक को साथ मिलाना होता है। वो कहते हैं ना बेवक्त की लड़ाई जो है वो ठीक नहीं होती। मियां नवाज शरीफ जो है उनके साथ एक ये कह सकते हैं कि खुशकिस्मती ये है कि उनके पास जो उनकी लीडरशिप उनके बाद है वो भी बड़े समझदार और इस लिहाज से कि उनके साथ मुखलिस है। उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तमाम मामलात को देखते हैं, समझते हैं और जहाँ समझते हैं कि चीज़ों को ज़रा माइल्ड करना हो वो उस चीज़ों पे आते हैं। मैंने इस पर मिसाल देता हूँ कि क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है, उसके पास फास्ट बॉलर भी होते हैं, उसके पास ओपनिंग बैट्समैन भी होते हैं, जो T20 प्लेयर्स भी हैं और अटैकिंग प्लेयर भी हैं, डिफेंसिव प्लेयर भी हैं। जब उन्हें पता लगा, पिछले बड़े क्लेवरली उन्होंने अपनी मूव्स की, अगले पिछले 1.5-2-2.5 साल में देखे, जब उनको जरूरत पड़ी ना फास्ट खेलना है, उन्होंने मरियम नवाज को आगे कर दिया। वो आई, उन्होंने चौके छक्के लगाए, मतलब धुआंधार तकरीर की, माहौल को गर्माया। जब उन्होंने देखा कि हाँ काम थोड़ा सा हो रहा है, प्रेशर बढ़ा है, तो नहीं उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। वो टुक 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 उन्होंने आराम से जैसे मिडिल ऑर्डर करते हैं, तो वो उनके पास जो वो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा जबरदस्त है, तो उसी कॉम्बिनेशन को लेके वो आगे बढ़े हैं। तो जब वो बात सामने आई, शहबाज शरीफ आए, एक हिस्सा ये भी था
ठीक है, लेकिन बात यह कि उनकी कभी भी इसको लेके कोई तनाज़ा नहीं बना। तो उस चीज़ को देखे आज वो कामयाब हुए हैं और अपने प्लेयर्स के साथ खेलते खेलते आज जो वो खुद परसों यहाँ पे लाहौर में लैंड करके जिस तरह का जलसा कर गए, 4 साल पहले हम लोग या सारे लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे लोग, कि नवाज शरीफ का तो दौर खत्म हो गया, नवाज शरीफ तो अब किस्सा पारी ना हो, ये नहीं किया जा रहा था। अच्छा, जब उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने तकरीर में यही कहा कि मफामत की जाए, बदला ना लेने का आंसर वहां पर मौजूद था, तो इस पर विद इन द पार्टी फिर कितनी को गुफ्तगू हुई है और सब इस फैसले पर मुत्तफिक हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये अगर उनके साथ तो ज्यादती है ही है, ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है, अवाम के साथ बड़ी ज्यादती है। देखिए, इस वक्त ना मैं गुज़िश्ता तीन दफ़ा उनके साथ आया हूँ। 2007 सितंबर जब मुशर्रफ का दौर था, मियां नवाज शरीफ जब आए तो एक टेंशन का माहौल था। उनको नहीं पता था कि वो जब यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनको यहाँ उतरने दिया जाएगा, अगर उतर भी गए तो जेल जाएंगे। ये उनके जहन में एक क्लियर था। उन्होंने रिस्क लिया, पॉलिटिकल मूव थी बड़ी, उन्हें पे ऑफ की, उन्हें वापस भेजा गया, लेकिन चंद महीने बाद वो वापस आए और गेम में शामिल हो गए। जो पावर प्लेज हैं उसमें सारा, जो पावर कॉरिडोर्स में 2018 में आए, उनको पता था उन्होंने जेल जाना, उनको सजा हुई थी, बेटी का हाथ पकड़ा, यहाँ पे उतरे, एयरपोर्ट पे सैकड़ों पुलिस एहलकार थे, उनकी मौजूदगी में वो चले गए। 2 मरतबा उन्होंने रिस्क लिया। इस मरतबा भी इलेक्शन के करीब उन्होंने आना ही आना था, चाहे उनके लिए हालात साजगार होते या ना होते। तो इस वक्त हालात साजगार थे। जब मैं इस फ्लाइट में आया मुझे बड़ा डिफरेंस लगा। डिफरेंस इस लिहाज से लगा, मुझे लगा जैसे कि वजीर आजम आ रहा है। जो प्रोटोकॉल आप देखें, प्रोटोकॉल कहाँ मिला है उनको, जब चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनको ऑफिस में आके मिलता है। लेकिन इस पर बड़े सवाल उठे कि किस कैपेसिटी में उनको ये प्रोटोकॉल दिया गया। जैसे आपने बताया कि हाई कमिश्नर आके वहां पर मिले हैं, फिर यहां पर हम देख रहे हैं सीसीपीओ साहब उनको सलूट कर रहे हैं, फिर किस कैपेसिटी में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। तनकीद देखें कब नहीं होती, तनकीद तो हर एक पे होती है, लेकिन आप देखें जब हवा चलती है ना, हमारी पंजाब की सियासत में खास तौर पर हवा जिस तरफ चल रही होती है सब उसी तरफ चल रहे होते हैं। इस वक्त मियां नवाज शरीफ की हवा चल गई है और आने वाले दिन जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के लिए मजीद बेहतर होते जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ 2017 में जो कुछ हुआ वो एक उसका अब अंडू करने का टाइम आ गया है मेरा ख्याल है, और अंडू किया जा रहा है। जिस तरह जिस तेजी के साथ उनको सजाएं दी गई 2 महीने 3 महीने में, साकिब निसार साहब ने कहा नहीं उड़ा दो, केस होना चाहिए, अरशद मलिक ने कहा बाद में कि मेरे पे प्रेशर था, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी बताया। तो अब जो टाइम है, तो मुझे तो लगता है कि जब तक नवाज शरीफ अहल नहीं होंगे पाकिस्तान में इंतखाबात भी नहीं होंगे, और अगर मियां नवाज शरीफ जल्दी अहल हो गए तो इंतखाबात भी आपको जनवरी में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब यही कहती दिखाई दे रही है कि जो कुछ उनके साथ हुआ अब उनको विक्टिम बनाया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जा सके। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या उनके चेयरमैन को मौका मिलता है कि वो भी इंतखाबात लड़ सकें, उसी तरह से जोरों शोर से मैदान में आ सकें, मुस्लिम लीग नून आज जिस इस सिचुएशन में है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला कर सके, क्योंकि वोट बैंक तो अभी भी पीटीआई का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह से हम देखते हैं यूथ उनके लिए निकलती है, क्योंकि बड़ी तनकीद हुई कि जब मियां साहब वापस आए हैं तो लाहौर से लोग नहीं निकले हैं, पूरे मुल्क से काफिले बुलाए गए थे इस जलसे को भरने के लिए। देखिए, जो नून लीग का वोटर है, रवायती वोटर, वो इलेक्शन के दिन निकलता है, ये एक प्रूवन फैक्ट है पिछले 30-35 साल से। अब एक घर का सरबराह ना हो तो लोग घर के अंदर भाइयों में बहनों में लड़ाई होती है। नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह थे, वो पिछले 5 साल से तकरीबन उसकी सरबराही नहीं कर पा रहे थे। पहले जेल में थे, फिर 4 साल से बाहर थे। पीछे आपको जो मुख्तलिफ हालात थे, जो मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां थी, तो अब नवाज शरीफ आ गए हैं वापस। उनका पहला टेस्ट जो था, पूरे मुल्क से वोट लेने हैं ना आपने। पहले ये कहा जाता है हमारे वोट कितने मैटर करते हैं, 100 सीटें मैटर करती हैं जीटी रोड पे, पिंडी से लेके आप मुल्तान तक, साहिवाल तक। वो उन्होंने अपना पावर शो जो है वो कर दिया। लोग जो इकट्ठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग थे, ये मेरा ख्याल है, मैं तो उस पर सही कमेंट ना कर सकूं, लेकिन मुझे दोस्तों से पता लगा जो यहाँ रिपोर्टिंग करते थे कि लोग थे और साइजेबल थे और बहुत अच्छे थे। तो एक उन्होंने अपनी सपोर्ट बेस को मुतहरक कर दिया। आगे टाइम है 2 महीने, वो आएंगे, बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे तो चीज़ें उनके लिए बेहतर होती चलेंगी। दूसरी, 9 मई के वाकयात के बाद उनके जो अपोनेंट्स हैं अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब जो इल्ज़ामात लग गए हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पे, क्या वो उन हालात में उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है? आप मुझे बताएं कि इस वक्त
कैंडिडेट्स जो देखे, एक तो जिस पे 9 मई के इल्जाम लग गए, बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी पार्टी ज्यादातर सिंध में है। पंजाब में जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, इसमें जो उनकी मोबिलाइजेशन भी होगी, मजीद भी होगी। तो लेकिन नजर साहब, अब हमने पिछले 6 साल में देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से हुकूमत में आई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत से गई है ऑपोजिशन में आ गई, जो डायनामिक्स हैं सियासत के आप देख रहे हैं कि वो तब्दील हुए। पीटीआई ने जिस तरह से नून लीग की सियासत पर डेंट डाले हैं, उसकी भरपाई किस तरह से करेंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो महंगाई का है। एक आम आदमी को जो मसला है, जो चेयरमैन पीटीआई की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन नफरत महंगाई की वो ज़्यादा डेंट डाल रही है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को, या उनकी जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट थी। अब पिछले दिनों 40 रुपए मेरा पेट्रोल सस्ता हुआ, डॉलर आपका नीचे आ रहा है, स्टेबल हो रही हैं चीज़ें। अगर 2-3 महीने में इस महंगाई में खातर खा कमी हो जाती है, फिर इंटरनेशनल इशारिये भी, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर इस महंगाई को और उसके बाद आप सोल्यूशन दे देते हैं, मियां साहब ने जब तकरीर भी की तो उन्होंने जो मुफाहमत की तकरीर की है, मुफाहमत हर वक्त की लड़ाई भी अच्छी नहीं होती। हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म से चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब, उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो उन्हें मसालियत की तरफ जाना चाहिए था, चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए था। एज ए प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं गए, तो नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात की ही तकरीबन एक तरफ उन्होंने कहा कि सबको मिलकर ही काम करना चाहिए, चीज़ों को सुधारना चाहिए, उन्होंने मईशत बताई। अच्छा, हम ये देखते हैं कि पीटीआई चेयरमैन आज जिन हालात में है, आज भी वो यही कहते हैं कि मैं बात किसी से नहीं करूंगा, मुज़ाकरात में किसी से नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अगर हम नून लीग को देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए पीडीएम बनाई गई थी, उसमें हमने देखा कि तमाम जमातें शामिल होंगी, JUIF, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। अभी जिस तरह से आप भी इस बात को एको कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लाया जा रहा है, हवा चल रही है नवाज शरीफ की, तो आप ये समझते हैं कि बाकी जमातें फिर इत्तेहाद कर सकती हैं नून लीग के खिलाफ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल सकते हैं नून लीग के लिए? क्योंकि रिजर्वेशंस बहुत रखे बिलावल भुट्टो ने, आपने उनकी तकरीरें, उनकी बातें सुनी होंगी। देखें, पीपल्स पार्टी का एक कलीदी रोल रहा है पीडीएम की हुकूमत में। अगर आपको याद हो तो हुकूमत गिराने में सबसे अहम रोल जरदारी साहब का था। जो मेरी मालूमात हैं, जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं, देख पीपल्स पार्टी इस वक्त महसूस कर रही है कि शायद उनको तनहा किया गया है, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ इधर आए हैं और मेरी जो मालूमात है अगले चंद दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात होने जा रही है और उनके जो मामलात हैं जो वो कूल डाउन हो जाएंगे और ये दोनों साथ चलेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अगर ये लोग मुत्तहिद ना हुए तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन पीटीआई जो है वो उसको एज हासिल होगा। तो इन चीज़ों को, इस सिस्टम को चलाना है और अगले 5 साल भी ये सब मिलकर चलेंगे। तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि बंटवारा। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी इन 2 बड़ी जमातों को खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, जो जेल में मौजूद हैं? बिल्कुल है, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो डेंट आपने अभी बात की महंगाई का, वो है, इशू है। 16 महीने में आप कुछ भी कहें, मतलब कोई भी बहाना भी बनाए, लेकिन नज़र साहब, अवाम तो ये सवाल करते हैं ना कि ऐसा नया नवाज शरीफ क्या करेंगे जो शहबाज शरीफ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ के पास वही टीम मौजूद थी, वही वजीर खजाना आएंगे जो शहबाज शरीफ के साथ थे, वही नवाज शरीफ के साथ आएंगे, करेंगे क्या? देखिए, जो पीडीएम की हुकूमत थी वो एक मखलूत हुकूमत थी, मतलब जिन 2-2, 4-4 वोटों पे हुकूमत खड़ी थी। मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब ने उसको पॉलिटिकली बहुत अच्छा चलाया है, लेकिन मैनेज वो इस वाले से इंटरनेशनल एक तो प्रॉब्लम्स थी जो भी इकॉनमी को लेके, उस चीज़ों को वो मैनेज नहीं हो पाई। वो एक उनकी जो मुस्लिम लीग नून है या नवाज शरीफ साहब है, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहते हैं सब की थी। अब वो कहते हैं जब मैं आऊँगा तो मैं अपनी फैसले खुद करूंगा। उन्होंने अपनी तकरीर में भी जो एक मुआशी तरक्की के हवाले से बात की, तो वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 2013 से 17 तक उन्होंने उसे शोकेस भी किया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो अब भी जो बयानियां है या जो मंशूर है वो यही है कि मईशत को बहाल करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। 2/3 अक्सरियत ले सकेंगे? नहीं, 2/3 तो मुश्किल लगती है। 2/3 तो नहीं, सिंपल भी मिले तो इत्तेहादियों के साथ मिला के 2/3 हो सकते, क्योंकि जो हालात पीटीआई के साथ जा रहे हैं, जिस तरह के उनको मसाइल का सामना, जिस तरह के इल्ज़ामात हैं जो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, उसमें 9 मई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई या स्टेट के खिलाफ जो बातें, जो हमले हुए, चीज़ें हुई, तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा? ये तो चीज़ें
इलेक्शन डे बड़ा मैटर करता है, इलेक्टेबल्स मैटर करते हैं। आप जो पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में क्या वो पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का टिकट लेना पसंद करेंगे? इस वक्त तो लाइनें लगी होंगी, अभी चंद दिनों तक आप देख लीजिएगा जो जोड़ तोड़ होगा, ऑलरेडी शुरू हो चुका। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल है जो, और लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता क्या डायनामिक्स। लास्ट कमेंट कीजिएगा नवाज शरीफ की फांसी जमानत के हवाले से जो कि 24 तारीख को खत्म होने जा रही है, तो आपको लगता है कि जल्दी बरी हो जाएंगे या फिर जेल जाना पड़ सकता है? देखें जी, आज़ाद अदलिया हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, उस पर उन पे नवाज शरीफ साहब भी एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। अगर जेल भी जाना पड़े तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने उस सरेंडर करने के लिए 24 को जाना, तैयारी के साथ आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं, वो इस माइंड के साथ आए हैं कि अगर मुझे जेल में भी जाना, क्योंकि वो समझते हैं उनकी लीगल टीम समझती है कि ये मुकदमा स्टैंड नहीं करते, क्योंकि जज अरशद मलिक जी कह चुके, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी भी कह चुके। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने दोहराई भी थी। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, सीनियर साफी तजियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। उन्होंने तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग, वजीर आज़म ली क्यांग और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी की हैं, जो कि उनके अहम दौरे की अहम कड़ियाँ हैं। इस दौरे के मौके पर पाकिस्तानी वफ्द और चीनी हुकाम के दरमियान 20 मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें BIR, बुनियादी ढांचे, कानूनी सनत, माहौल, तरक्की, सेहत, खलाई ताउन, डिजिटल मईशत और चीन को ज़रूरी मसनूआत की बरामद शामिल है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि निगरान की पॉलिसियों जैसे किफ़ायत शारी, डॉलर की गैर कानूनी तिजारत रोकने और स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने, तिजारती खसारे में कमी, बरामदात में इजाफे के हवाले से बात की जा रही है और मुआशी खुशहाली के लिए संजीदा इक़दामात भी उठाए गए हैं, जिनके असरात अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस महंगाई का जोर भी टूटने लगा है। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.70% की बड़ी कमी वाक़ हुई है, जबकि सालाना बुनियादों पर अगर देखें तो महंगाई की शरह भी 38% से कम होकर अब 35% पर आ गई है। दूसरी जानिब हुकूमत गैस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से समरी भेजी गई है, जिसमें गैस का टैरिफ 193% तक बढ़ाने और घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ PIA का माली बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और 50 परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। कल भी अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का जो फ़ज़ाई ऑपरेशन था वो मुतासिर रहा। PSO ने फ्यूल के पैसे लेने के बावजूद अचानक से सप्लाई बंद कर दी है। कौमी इदारों का ये हाल देखकर दिल अफसरदा होता है। क्यों प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाया जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप समझते हैं कि चीन ने निगरान वज़ीर आज़म पर मुकम्मल जो एतमाद है उसका इजहार किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा। आपने बहुत सी चीज़ों को जो कि इस वक्त इन द शॉर्ट रन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं उनका जिक्र किया। इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम के अहदाफ 30 सितंबर के पूरे करने हैं। जो गैस प्राइसेस का तब्दीली है वो इस ज़मन में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। चाइना पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का पार्टनर है, लोन्स का पार्टनर है। अगर मैं इतनी चीज़ें आपके सामने रखूं तो आप कहेंगे कि वाकई चाइना के साथ एंगेजमेंट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू पाकिस्तान। एक चीज़ जो आगे बढ़ी है इस टूर पे जिस पे मुझे खुशी है वो है ML1 प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का जो ये मेन लाइन 1 है जो कि हमारी फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो हमारा रेल सेक्टर है उसको अफेक्ट करती है, उसमें हमने एक पेशरफ्त की है और अब ये तय हुआ है कि ML1 को एक कम करती हुई कॉस्ट पे आई थिंक $6.7 बिलियन पे आगे बढ़ाएंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ एक $1.5 अरब की पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक
एक MOU साइन हुआ है, उसमें पेट्रोल की कैपेसिटी यानी कि 2.5 लाख टन से बढ़ा के आई थिंक अबाउट 1 मिलियन टन पे ले जाई जा रही है। इसी तरह डीजल की कैपेसिटी 6 लाख मेट्रिक टन से बढ़ा के एक आई थिंक काफी बड़े अमाउंट पे ले जाई जा रही है। अगर आप इन चीजों को देखें तो ये पाकिस्तान के लिए इस तरह अच्छी हैं कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड एनर्जी की नीड है वो थोड़ी लोकलाइज होना शुरू हो। ठीक है, ये भी बात हुई है कि सेकंड फेज ऑफ CPEC पे मूव किया जाए, तो चाइना का तो ये ओवरऑल तनाजुल है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से चाइना की हम बात कर रहे हैं, जाहिर बात है हम चाइना को भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब IMF के मुआहदे के तहत हम चल रहे हैं, फिर अमेरिका के साथ भी डिप्लोमेसी जो है वो भी हमें बरकरार रखनी है, तो पाकिस्तान आपको लगता है कि फिर उलझ रहा है इस मामले में? देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान के लिए कतई तौर पे मतलब हमें मतलब छोड़नी नहीं है, या उसको बेहतर से बेहतर करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम चाइना की इन्वेस्टमेंट्स, चाइना के साथ अभी हमें बहुत सी रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट करनी है। हम सबसे बड़ा जो डेट है वो चाइना को ओ करते हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, सो दैट जो डेट का बर्डन है उसको थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। हमें IMF को हम छोड़ नहीं सकते। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान हैज टू स्टे विद एन IMF एम्बिट, इसलिए कि जो बाकी रकूम है, याद रखिए कि आपने 23 से 24 अरब डॉलर इस साल जमा करने हैं, रोल ओवर्स, रीफाइनेंसिंग, बायलैटरल, कमर्शियल, ये सारे फंड्स मिलाकर वो IMF की अम्ब्रेला के अंडर ही किया जा सकता है। अगर IMF की अम्ब्रेला नहीं होगी तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड दिस मनी, सो वो भी हमने रखना है। और फिर ऑफ कोर्स GSP प्लस, हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इकोनॉमी के हवाले से एक अहम खबर हमें शेयर करनी है। स्टॉक मार्केट में इस हैं कि जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, जहां मई 2017 के बाद 51,000 की सतह इंडेक्स अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 51,080 पर इस वक्त ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 51,000 की सतह भी अबूर हो गई है। 100 इंडेक्स 51,080 पर इस वक्त ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए भी, जहां स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। मई 2017 के बाद 51,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 51,080 पर इस हवाले से ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, जब से रुपी की मार्केट की करेक्शन हुई है, जब से ये उम्मीद हुई है कि कॉटन और जो राइस और वीट की क्रॉप्स यानी कि ओवरऑल एग्रीकल्चर अच्छा आ रहा है, मल्टीलैटरल्स की मार्केट ये अस्यूम कर रही है कि सपोर्ट रहेगी, IMF का प्रोग्राम रहेगा, और आखिर में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे बड़ी अच्छी आई है, ईयरली बेसिस पे भी ठीक है। इवन दो की इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल थोड़ी सी अभी भी इन द स्लो फेज है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पूरी तरह रिस्टोर करने में अभी वक्त लगेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो मार्केट ने ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस ये अस्यूम किया है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होंगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, IMF प्रोग्राम रहेगा, और थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो दिखाई दे रही है, और आई थिंक कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आना शुरू हुआ है। इसीलिए आपने देखा है कि इंडेक्स जो है वो आज भी 300-400 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहा है। 6 साल बाद हमने ये किया। डॉक्टर साहब, अवाम पर बर्डन के हवाले से बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा रिलीफ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अब फिर तैयारी की जा रही है। आपने बताया है कि जो IMF के साथ मुआहदा है उसके लिए लाजिम व मलजूम है कि हमें गैस की कीमतों को बढ़ाना है। ईरान से जो गैस पाइपलाइन का हमारा मंसूबा था वो मुकम्मल ना होना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान दे रहा है? देखिए, एनर्जी सेक्टर जो है ऑनेस्टली इज पाकिस्तान एशलीज हील। इससे मेरा मतलब यह है कि ये पाकिस्तान का मेक और ब्रेक है। ये इतनी आसानी से एनर्जी सेक्टर कीमतों में तब्दीली तो सबसे आसान काम है। हर हुकूमत आप पिछले कई दिहाइयों में देखें, और मैं दिहाइयों का कह रहा हूँ, वो जो एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म है, इसी से अंदाजा लगाइए। जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का छोड़ के गए थे सर्कुलर डेट, आज वो 2500 अरब है पावर सेक्टर में, और 2900 अरब है अगर लेट पेमेंट सरचार्ज भी मिला लें तो गैस सेक्टर में। अगर इतने बुरे हालात हुए तो हम फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं कर पाए। पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें। दूसरी बात, हम ये एक्सेप्ट करें कि इस वक्त बिजली की कीमत तब्दील करना या गैस की कीमत तब्दील करना इसलिए लाजिम व मलजूम है क्योंकि उनमें बहुत बड़ा नुकसान खड़ा हो रहा
रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो सर्कुलर डेट और बढ़ता चला जाएगा। IMF में रहते हुए ये प्लॉजिबल बात नहीं है। सो ये तो ठीक है, पर असल बात तो यह है कि गैस सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं वो सामने आने चाहिए, इसी तरह पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हैं वो सामने आने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये इससे भी नहीं हल होगा कि हम बोर्ड सिर्फ तब्दील करते रहें या छोटे छोटे एक्शंस लेते रहें। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर एक टीम मांगता है जो इसकी सर्जरी करे। आई एम रियली होपिंग कि आने वाले 5 साल डिफाइनिंग हो इस चीज के। अगर हम ये कर पाए और हम इंपोर्टेड से इंडिजिनस एनर्जी पे, और जिस तरह का हमने ओवरऑल टैरिफ रिजीम्स को ठीक करना है, सब्सिडीज को ठीक करना है, प्राइवेटाइज करना है इनको, अगर हम ये सारे काम कर पाए तो 5 साल बाद ये एनर्जी सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये है रियल हार्ड वर्क ऑफ पाकिस्तान। और ये एक मैं बार बार बात कहता हूं, ये दुनिया में से किसी ने आके आपका काम नहीं करना, ये काम आपको खुद करना है। दिस इज द हार्ड वर्क दैट पाकिस्तान नीड्स टू पुट टुगेदर। ठीक है डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। उस प्रोसेस में आप देख रहे हैं देर क्यों हो रही है? साथ ये भी बताएं, जैसे PIA के मामले को हम देखते हैं, क्या ये सिर्फ पैसों का मामला है या इसमें बदइंतजामी भी शामिल है? यही बार बार कहा जाता है कि जब भी जो सियासी जमातें हैं वो अगर हुकूमत में हैं तो फिर ये इन मामलों का हल बड़ा डिले का शिकार हो जाता है। अभी तो निगरान सेटअप है, उन पर कोई सियासी प्रेशर मौजूद नहीं है, वो तो एबिलिटी रखते हैं ये करने की। कलीदी फैसला तो ये करना है कि क्या हमने कमर्शियल 167 एंटिटीज हैं पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के पास। 167 एंटिटीज को आपने चलाना है कि आपने उनको प्राइवेट सेक्टर में देके, और बैंकिंग, टेलीकॉम और आपका सेक्टर, यानी कि जो पाकिस्तान की मीडिया को ओपन किया हमने और इतने सारे चैनल्स रेडियो के भी, टीवी के भी आए, क्या हमने ये काम करना है? अगर तो ये काम करना है तो फिर हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हमें बहुत मुस्तहकम करना पड़ेगा ताकि वो ये काम करने का मजाज बन सके। दूसरी बात यह है कि 2 स्टेजेस हैं, पहले तय कर लिया, फिर हमने उसकी कैपेबिलिटी बिल्ड की, फिर तीसरा यह है कि एंटिटीज तो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन के पास बहुत अरसे से हैं। डिस्कोस 28-30 साल से उनके पास हैं, अब PIA भी उनके पास है, हमारे जनरेशन पावर प्लांट्स भी उनके पास हैं। अब उनको इसको आगे लेकर बढ़ना है। उन्होंने FAs अपॉइंट करने हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट करने हैं, इनकी क्लीन अप करनी है, इन इंटरिम मैनेजमेंट्स ऐसी लानी चाहिए उनको जो इनकी सर्जरी करें, नॉट फॉर इनको चलाने के लिए, बट इनको क्लीन अप करके, बैंकों से तय करके, HR को से तय करके इनको आगे बढ़ाएंगे। नैरेटिव बिल्ड होना है पूरे मुल्क में। ऑब्वियसली ये 2 से 4-6 माह का प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को एक आप कहें इम्पेटस, या हमने इसको पुश कर सकते हैं इन माह में, बट ये प्रोसेस तो मुहित होगा अगले 2-4 सालों पे। पर ये एक टाइम लाइन अब तय कर लेनी चाहिए कि हमने ये सारा काम जो है करना है। PIA कई दिहाइयों की निगलेक्ट से यहां खड़ी हुई है। कितनी रिस्ट्रक्चरिंग्स, कितने बोर्ड्स, कितने CEOs, इट डजंट वर्क। मोटिव जब तक ये ना हो कि शेयर होल्डर का रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, ये बात लिख लीजिए मेरी। ये एक लाइन है जो डिफाइन करती है कमर्शियल एंटिटी को कि मेरा शेयर होल्डर है सो एंड सो, उसका रिटर्न मैक्सिमाइज करना मेरे मैनेजमेंट का काम है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेट एंटिटी ने ये सोचा है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इवेंचुअल शेयर होल्डर विच इज दी पीपल ऑफ पाकिस्तान का रिटर्न मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, कि मैं एफिशिएंसी लाना चाहता हूं। वो तो एक डे टू डे ये चला रहे हैं। फिर हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रीज में इतना टाइम लेता है कि ये कमर्शियल फैसले तो शायद घंटों में नहीं, मिनटों में करने होते हैं आपको। अगर आपका जहाज कहीं पे है और वहां पे फेयर कम करना है तो यू नीड टू टेक दीज डिसीजंस। सो इट इज अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट फेलियर and you know our ability to do policy very quickly। अच्छा, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत काम कर रही है नाजायज मुनाफाखोरी के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, आप देखते हैं कि रियासत को इस पर एक वाज़ेह पॉलिसी लेनी होगी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये लंबी मुद्दत के लिए होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब भी मुंतखब हुकूमत होती है तो ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते दिखाई देते हैं। वरना पहले अगर हम बात करें, निगरान सेटअप से पहले बात करें, तो फिर इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस क्यों नहीं होते रहे? This makes me a little comfortable कि हमने पहली दफा अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सीरियसली लिया है, हमने स्मगलिंग को सीरियसली लिया है, हमने होर्डिंग यानी कि शुगर जो लोगों ने होर्ड कर ली थी, होर्ड से मतलब है अपने गोदामों में बंद कर ली थी, उसको सीरियसली लिया है। हमने ये सीरियसली लिया है कि एक मार्केट जो ग्रे मार्केट कहीं क्रिएट हुई थी, डॉलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान की, इसको सीरियसली लिया है। ये मैंने 4 चीजें आपके सामने रखी हैं
ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर के काम थे। पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी, जो भी कहें, उनको तकवीत दे रहे थे। हमने इनको सीरियसली लेकर एक अच्छी चीज प्रूव किया है कि रेट ऑफ द स्टेट जिस सतह पे भी आप कहिए एक एग्जर्ट हुई है, उसका एक फायदा हुआ है और वो दिखाई दिया है। इसको आप कह रहे हैं सीरियसली लेना चाहिए, आई थिंक बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी को पनपने में मदद करता है और हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी की चीजें हैं उनको खराब करता है। हमारी डॉलराइजेशन होती है, हमारे डॉलर्स उसमें ऐड होते हैं, वही डॉलर का बिल हम देते हैं। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। स्मगलिंग भी यही करता है, हमारी जो FBR की कलेक्शन है उसको नीचे गिराता है, बिकॉज हम उसको कभी भी टैक्स नहीं कर पाते। ये सीरियस इश्यूज हैं। आई एम रियली हैप्पी कि हमने इस तरफ अपना सफर जो है दोबारा शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे साइफर केस के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसके साथ साथ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चेयरमैन PTI ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकामी केस है। इस हवाले से वो अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खालिद चौधरी हमें इस फैसले के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी खालिद। जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में जो है चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसी तरह साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। और इस मौका पर जो है चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया और कहा कि ये झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकामी केस है, बेगुनाही साबित करूंगा। साबिक वजीर खारजा ने भी फर्द जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने सरकारी गवाह को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए हैं और इस हवाले से 27 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन PTI की दरखास्त को भी इस मौका पर मुस्तरद कर दिया गया है। आज तारीख फर्द जुर्म के लिए है, फर्द जुर्म आयद की जाती है, ये कहना था अदालत का और जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। बिल आखिर जो है 2 समातों के बाद आज तीसरी समात जो है साइफर केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी ठीक है, खालिद बताइएगा इस हवाले से अभी तफसीली फैसला कब तक जारी होगा? जी बिल्कुल, ये फैसला क्योंकि आज ही जारी हुआ होगा, क्योंकि सरकारी गवाह की तलबी के लिए 27 तारीख का नोटिस दिया गया और आज जो है तारीख जो है 23 है और इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई मामूल के मुताबिक ही चल रही है और यकीनन आज ही के दिन में ये तहरीरी फैसला जारी हो जाएगा। जी ठीक है, और चेयरमैन PTI का फिर इस हवाले से क्या बयान सामने आया? चेयरमैन PTI का दौरान समाअत फर्द जुर्म से इनकार किया था उन्होंने और इसे झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकामी केस करार दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेगुनाही को साबित करूंगा। और जज अबुल हसनात ने कहा क्योंकि आज जो है तारीख फर्द जुर्म के हवाले से तय थी और फर्द जुर्म आयद की जाती है और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार किया था। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। साइफर केस की अहम समाअत अडियाला जेल में हुई, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकामी केस है। उन्होंने इस हवाले से कहा कि वो अपनी बेगुनाही को जरूर साबित करेंगे। साइफर केस की अहम समाअत अडियाला जेल में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। PTI चेयरमैन ने कहा है कि झूठा मनगढ़ंत केस है, वो इस हवाले से अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने ही सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत की जानिब से जो गवाहान हैं उनको अब तलब किया गया इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां टीम पाकिस्तान आज अपने अहम तरीन मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबले आएगी। पाकिस्तान अपने आखिरी 2 मैचेस में मुसलसल शिकस्त का सामना कर चुका है। अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी पाकिस्तानी टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा कि मैच में उसामा मीर का कैच छोड़ना और बाबर आजम का जो कप्तानी वाली इनिंग्स ना खेलना इस मैच में हारने की बुनियादी वजूहात थी। बहरहाल आज कौमी शाहीनों को कम बैक करना होगा ताकि वो टूर्नामेंट में वापस आ सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट
क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान घुटने की इंजरी से मुकम्मल निजात नहीं पा सके हैं और वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन को कौमी टीम की कारकर्दगी का शिद्दत से इंतज़ार है और हम सभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कल होने वाला एक इंपॉर्टेंट मैच था जो कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान था, जहां भारत ने विराट कोहली की शानदार बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर इस इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली हमने देखा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, एक बार फिर से 95 रन बनाकर वो नुमाया रहे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कहूँगा कल के मैच के हवाले से इंडिया ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड को आउटक्लास किया है और इस हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड एक टफ टीम है, इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। स्पेशली विराट कोहली को जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी तारीफें की जा रही हैं, मास्टर ऑफ चेस कहा जा रहा है अब उन्हें। देखें, नंबर 1 इंडिया की जब हम बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं है वो एक सुपरस्टार क्रिकेट टीम है, बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है और टीम के साथ साथ ये बड़ी वेल नेटेड टीम है। लेकिन इनको जो मेन एडवांटेज मैं समझता हूँ, अपार्ट फ्रॉम ये वेरी गुड साइड एंड वेरी गुड प्लेयर्स, वो है इनका होम ग्राउंड एडवांटेज। ये सब खेले हुए वहां और इनका एक अपना पर्सनल एक कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन ये आप इनकी जो स्किल्स हैं, जो इनका टैलेंट है, जो इनकी एबिलिटी है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, इंडिया अच्छा खेल रहा है, एक उसको वो एक रिदम में आया है, जिस तरह वो कहते हैं, एक वो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी है, ये रन पे, ऑन द रन, ये क्रिकेट में कहते हैं इसको। तो वो एक रोल पे आया हुआ है एंड दे आर प्लेइंग वेल। अब बात ये है कि उनका एक लड़का फेल होता है, दूसरा उठा लेता है, दूसरा होता है, तीसरा उठा लेता है, और वो एक रिस्पॉन्सिबल एक स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं। इन कंपैरिजन जब आप हमारी बात करते हैं, हम वो नहीं खेल रहे। हमने बिल्कुल सारा बाहर वो जो पहाड़ है वो अपने 1, 2, 3 के ऊपर डाला हुआ है। निचला चल गया, नहीं चल गया, ना चल गया। So I think that is the difference between Pakistan and India. लेकिन मीर साहब ये कब तक चलेगा? कल हमने देखा जिस तरह से वो शामी को वापस लाए, उन्होंने 5 विकेटें ले ली। हम उसामा मीर को लाए, उन्होंने कैच छोड़ दिया, उन्होंने इतना स्कोर खा लिया। हमारे पास ऐसी ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, जब हम उसामा को कहते हैं कि उसने कैच छोड़ दिया, हमने बड़े बड़ों को देखा क्रिटिकल मोमेंट्स पे कैच छोड़ देते हैं, ये होता है। इसी का तो नाम क्रिकेट है, इसी का तो नाम एक थ्रिल है, और इसीलिए इसको कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। अब ये चीजें होती हैं, लेकिन इसको फिर आपने इनकैश दोबारा करना होता है बाय बीइंग बिट मोर एग्रेसिव और हावी हो दूसरी टीम के ऊपर। आपने पहले भी देखा विराट कोहली का कैच जब छूटा तो उसने पकड़ के क्या कर दिया आगे। सो ये चीजें चलती रहती हैं, इसमें कोई नहीं है, हमें ब्लेम नहीं करना, या बाबर ने रन नहीं किए, ये हो गया। हमने देखना है ओवरऑल टीम एक बंदे के मैच से नहीं हारती है, ये एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस जो है हमने क्रिएट ही नहीं किया। आपने बिल्कुल सही ये जो सवाल किया, हमने क्रिएट ही नहीं किया। सीक्वेंस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, ये बीच में हिकअप्स आएंगी, कोई चौका छोड़ देगा, कोई छिक्का खा लेगा, कोई बॉल मिस हो जाएगा, कोई कैच छोड़ देगा। यही तो क्रिकेट की ये मजे। मीर साहब, हमने ये देखा जिस तरह से मोहम्मद शामी को वापस लाए, उन्होंने 5 विकेटें ली। जितने भी प्रीवियस फास्ट बॉलर्स हैं वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इन पिचेस पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको विकेट टू विकेट बॉल करनी है। तो जिस तरह से हारिस रऊफ को हम देख रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि 150 प्लस उनकी स्पीड है, तो स्पीड का फिर क्या बेनिफिट जब वो इतना स्कोर खा रहे हैं? तो उस तरह से हमारे जो बॉलर्स हैं वो फिर अडेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, अब आप अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि विकेट अगर तो आपने शुरू में ले ली तो आप हावी हो जाते हैं, दूसरी टीम पे प्रेशर डाल देते हैं। आपका एक पेयर जो है वो कोई लेट्स से 150 कर जाता है फॉर नो लॉस। 150 अगर नहीं करता है फॉर नो लॉस, फिर आपके ओवर्स कम हो रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और जो दूसरी साइड है उसको वहां इनकैश करना है, क्योंकि इन्होंने तेज खेलना है। तेज खेलने में विकेटें जाती हैं, क्योंकि पहले आप देख लें, पहले हाफ में अगर विकेटें नहीं गई हैं तो वो कैलकुलेटेड क्रिकेट अपनी खेलते रहे, लेट्स से 6 रन और 7 रन एंड ओवर। लेकिन बाद में ये वो कहते हैं ना, स्केटल फॉल हो जाता है। विकेट्स में मारते रहो, आपके नीचे जो होते हैं वो मिडिल एंड लो मिडिल ऑर्डर, वो जब तेज खेलने की कोशिश करते हैं, आपका वह कोलैप्स होगा कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं जी 5 आउट कर गया। हमने देखने 5 आउट टॉप के,
मिडिल एंड लोअर मिडिल के नहीं देखने हमने। ये लोगों को पता नहीं है। ठीक है मीर साहब, आज के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी जब हम देखते हैं, अब जो हमारा मैच होता है बड़ा क्रूशियल हो जाता है, हम लास्ट मोमेंट पर जाकर ही अफगानिस्तान से जीते हैं। चेन्नई की बात करें, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है, लेकिन स्लो पिच है, स्पिनर्स को बड़ा एज है, और जो अफगानिस्तान के पास स्पिनर हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तानी टीम के लिए जो उनके स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, वो आज कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकेंगे? उसको गेज करें, ये टर्नर है, और हमारे जो बॉलर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतने आप कह लो कि एक्यूरेट नहीं है जितना इनके इन कंपैरिजन इनका वो है। इनके जो बॉलर्स हैं दे वेरी गुड। उनके जो लड़के राशिद खान है, आई मीन ही इज एन आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर। फिर उसके बाद है मुजीबुर रहमान है, एंड देन नबी। तो उनकी जो टीम है, मैं समझता हूँ उनके जो स्पिनर्स हैं दे आर वेरी वेरी गुड और नेटेड स्पिनर्स हैं। ये बिल्कुल एक तंग करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। अब इनको कैसे निगेट करेंगे, दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन। इन कंपैरिजन अपने जो बॉलर्स हैं ये क्या करते हैं, लाइन एंड लेंथ, और आपने जैसे कहा ये विकेट टू विकेट जब इस वनडे कॉन्टेस्ट में आप गेंद नहीं करेंगे आपने मार खानी। जो मर्जी कर जाए और जो मर्जी बॉलर हो, तो विकेट टू विकेट आप करेंगे, वो चौका भी मार देगा, छिक्का भी मार देगा, लेकिन विकेट टू विकेट में आप विकेट भी ले लेंगे। तो ये एक डिफरेंस है जो कि इनके दिमाग में जानी चाहिए। लेकिन फिर मीर साहब आज हमारे जो बैट्समैन हैं उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इमाम पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वो खुद एक्सेप्ट किया उन्होंने, आउट ऑफ द फॉर्म है, अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। आज क्या करें फिर? और स्पेशली जैसे कल का अगर मैच की बात करें या इंडिया के प्रीवियस मैचेस की बात करें, गेम अवेयरनेस एक चीज है, क्या अंदाजा हो जाता है कि आपको जो स्ट्राइक है वो रोटेट करनी है, रोटेट द स्ट्राइक, तो वो पाकिस्तानी टीम नहीं करती है। आते ही हिट करने की कोशिश में फिर वो विकेट गंवा देते हैं। अच्छा, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इस ग्राउंड पे, हम 2 दफा खेले इंडिया के साथ, दोनों दफा हारे, लेकिन वो पुरानी टीम थी। ये लड़के नए गए, सो इनके ऊपर एक तो वो प्रेशर नहीं होगा हम हारे हैं, या आई होप नॉट, कोचेस ने इनको कंडीशन किया होगा। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो आपने जो विकेट की कंडीशंस हैं, क्योंकि गर्मी होगी आज, तो आपने विकेट की कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना है। अब वो कैसे करेंगे, फोकस होके कैसे करेंगे, आपका जो मोटिवेटर है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ मोटिवेटर और नॉट, ये सब टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ बैड लक है, बाकियों के साथ भी होती रही है, इंग्लैंड के साथ देख लो। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आपने अपने आप को मोटिवेट रीमोटिवेट वो बॉल टू बॉल करना है। ये मोटिवेशन ये नहीं है हाँ जी हम जीतेंगे, वो जीतेंगे हमारे पास कोई फ्रेंचाइज है या किसी और के पास कोई फ्रेंचाइज है, नहीं है। आपने अपनी एबिलिटी दिखानी है और एबिलिटी टू द बेस्ट। अपनी फील्डिंग को इंप्रूव करो। आपने देखा नहीं ऑस्ट्रेलियंस की फील्डिंग कैसी रही है, जबरदस्त फील्डिंग उन्होंने की है पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा ख्याल अगर वो फील्डिंग उनकी पोर होती पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो ये अपने फील्डिंग भी इंप्रूव करो, अपने दिमागों को भी बिल्कुल फोकस करो और क्रिकेट खेलो। ये जो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड था, आप समझते हैं वही खेलना चाहिए, कोई तब्दीली करनी चाहिए? बार बार की जो तब्दीलियां हैं वो भी फिर एक पैनिक बटन के तौर पर काम कर रही हैं। नए प्लेयर्स पर भी ज्यादा प्रेशर है कि उन्हें हर सूरत परफॉर्म करके दिखाना है। बड़ा अच्छा सवाल क्या है। जो जीत गए हो या हार गए हो तो ये नहीं है कि अगले को डिस्करेज करो, बोलो जाओ खेलो तुम अगेन। आप उनको कॉन्फिडेंस दो। आप कॉन्फिडेंस देते नहीं है, आप जीतने के चक्कर के अंदर अपने लड़के का करियर खराब कर देते हैं। भाई उनको कंटिन्यू करने दो। अगर आपने उनको खिलाया है, नहीं चले हैं, तो वो ऐसी तो चीज नहीं है कि हर मैच में इन्होंने 100 करने। ये अब्दुल्ला क्या हर मैच में 100 करेगा, ये बाबर हर मैच में ये करेगा? नहीं होता। आप लड़कों को चांस दो। ग्राउंड के अंदर जो फीलिंग होती है, ग्राउंड के अंदर जो आपका जो टेम्परामेंट होता है, आप इसको बड़ा करो। ये लड़के सब कर जाएंगे, प्रोवाइजो कि आप इन पे अपना कॉन्फिडेंस रखो। तो मैं समझता हूँ वही टीम खिलाओ, एंड दैट्स द वे इट इज। ठीक है, तो आज फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान किस टीम को पिक करेंगे आप? मैं बायस हूं, तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते। लेकिन मैं समझता हूं अफगानिस्तान विल गिव अ टफ फाइट टू पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। कौमी टीम के सितारे कुछ दिनों से गर्दिश में नजर आ रहे थे, तभी पाकिस्तानी टीम अपने 2 अहम मैच हार चुकी है और आज हमारा मुकाबला होने जा रहा है अफगानिस्तान से। तो अब देखना यह है कि क्या कौमी टीम के सितारे गर्दिश से बाहर आ चुके हैं या नहीं। इस हवाले से अब मजीद बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर आसिफ हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि अगर आज पहले तो टॉस कौन जीता है? टॉस की कैलकुलेशन नहीं होती है हमारे पास, सिर्फ वो कैलकुलेशन होती है कि फर्स्ट बैट जीती है सेकंड बैट। ठीक है। तो पहले बैटिंग अगर पाकिस्तानी टीम करती है तो क्या चांसेस हैं? आपका वो पहला वाला सवाल पहले क्लियर कर दूं। अगर पाकिस्तान टॉस जीत के खुद बैटिंग करता है तो वो हार जाएगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान खुद टॉस जीत के बैटिंग अफगानिस्तान को देता है तो पाकिस्तान जीत जाएगा। ठीक है। और अगर अफगानिस्तान टॉस जीत के खुद बैट करता है तो समझे वो हार गया। और अगर क्योंकि हमारे पास ना सेकंड बैट विन आ रही है। अच्छा, जो बाद में बैटिंग करेगा वो विनर है। ठीक है। और पाकिस्तानी टीम का जो हम देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे जाता दिखाई दे रहा है, परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। सेमीफाइनल में आप देख रहे हैं कि फाइनल 4 जो टीमें हैं उसमें पाकिस्तानी टीम का नाम होगा? इसके लिए मैं पाकिस्तान का जो अपना बुनियादी हॉरोस्कोप है उसमें जो खेल का शोबा जहाँ से देखा जाता है, पहले हम वहाँ चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास है सर, पहली बात ये 19 अक्टूबर को वहाँ पर सूरज ग्रहण गुजरा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर एक स्टार है जिसको इंग्लिश में साउथ नोड कहते हैं और वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उसको कीतू के नाम से पुकारा जाता है, वो वहाँ मौजूद है। ये 2 बुरी बातें। और तीसरी बुरी बात ये है सर कि वो जो साइन है वो लिब्रा है, उसका जो लॉर्ड स्टार है वीनस, वो इस टाइम जो है ना डिसइक्वालिटी डिग्रियों से गुजरने वाला है, यानी बहुत बेनूर, सीधे लफ्ज़ों में यूँ समझे बेनूर होने वाला है। ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें उसको फाइनल में सेमीफाइनल में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान। और अगर कोई जैसे कहते हैं ना चमत्कार हो जाए, फाइनल तक शायद उसकी रसाई हो जाए, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतता हुआ हमें बिल्कुल कतई नजर नहीं आ रहा। वैसे बहैसियत पाकिस्तानी होने की हमारी तो ख्वाहिश है वो जीते, लेकिन हमने तो चार्ट देख के बात करनी है। तो फिर वर्ल्ड कप कौन जीता आपको दिखाई दे रहा है? तो उसके बारे में ये होता है कि हमें चूंकि जब वो कोई चीज़ शुरू होती है ना और हमें पहले से पता होता है कि पहली बॉल इस वक्त गिरेगी, हम उस वक्त चार्ट बनाते हैं। जब वो सेमीफाइनल या फाइनल होगा तो जब वो उस वक्त बताना मुमकिन होगा। चले बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं, लेकिन हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। उनकी फॉर्म आज के मैच में आप वापस आती दिखाई दे रही है आपको, या इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें? जी, बाबर साहब का हमारे पास सिर्फ मून चार्ट है। मून चार्ट में उनका पाइसिस है, उस वक्त वहाँ पर 2 सितारे उल्टे चल रहे हैं, नेपच्यून और सैटर्न। ठीक है। सैटर्न वहाँ पर ये कर रहा है, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना वहाँ पर उल्टा चल रहा है, तो वो खुद एतमादी को ओवर कर देता, ओवर कॉन्फिडेंस बना देता बंदे को। यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमाद होना और ये समझना कि मैं सब कुछ फतह कर लूँगा, यानी जो आपकी प्लानिंग होती है ना उस जहन को वो ख़त्म कर देगा। ठीक है। सैटर्न वो आपको ना ज़्यादा खुद एतमाद बना के और आपसे गलतियाँ करवाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरा स्टार नेपच्यून। ठीक है। नेपच्यून वहमो गुमान लाता है इंसान के अंदर। ठीक है, कि मैं इसको लूँ, मैं उसको निकालूँ, उसको रखूँ, यानी तरह तरह के वहम इस वक्त उनके मून चार्ट में चल रहे हैं। यानी उनका मून चार्ट इस वक्त बहुत बुरा चल रहा है और उनका सेंडेंट चार्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि उनका ना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो वो हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से टीम में तब्दीलियां भी बार बार की जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बॉलर्स हैं हमारे, वो एशिया कप से हमें स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं किसी मैच में। तो बॉलर्स आपको लगता है कि आज परफॉर्म करेंगे? बॉलर्स का स्टार जो होता है ना वो मास कहलाता है, यानी अटैक करना। ठीक है। और जो बैटिंग होती है वो होता है डिफेंस करना, यानी जो अटैक हुआ है आपके ऊपर आप उसको डिफेंस कर रहे हो। ठीक है। तो उसके हिसाब से बॉलर्स जो हैं आज के मैच में आज तकरीबन ठीक ही है। ठीक है। मास की पोजीशन है, लेकिन सेकंड बैट जो है ना उसकी पोजीशन स्टार्स की कुछ ज़्यादा ताकतवर है। अब ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट बैट ना करे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर टॉस जीतता है तो अफगानिस्तान को बैटिंग दे दे। ठीक है। टॉस हारता है तो अफगानिस्तान खुद बैटिंग करे और वो पाकिस्तान को बैटिंग ना दे। लेकिन अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड कुछ हमारा चल रहा है वो हम ये देख रहे हैं कि चेस पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल फिर हो जाता है। और अफगानी जिस तरह से स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, तो जो पाकिस्तान का स्पिनिंग डिपार्टमेंट है आज वो कुछ कर पाएगा?
देखिए जी, वो भी खैर अटैक ही कहलाता है, स्टार तो वही कहलाएगा मार्क्स, उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो बॉलर्स कुछ कर जाएंगे आज। अच्छा, आज कर जाएंगे। ये अब डिपेंड करता है ना कि वो फर्स्ट बैट किसकी है। ठीक है। और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर बाद में बैटिंग करती है तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगी, फिर हमारे बैट्समैन चल जाएंगे या वो भी बस नहीं चलेंगे, एवरेज चलेंगे नहीं, भागेंगे सर। अच्छा, भागेंगे। हाँ जी, ठीक है, यानी कि सिर्फ पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, अब तो ये तो बाबर साहब सामने हो तो उनको ये बात कौन समझाए। अच्छा, ये तो लक वाली बात हुई ना, क्योंकि हमारे पास ये जो कैलकुलेशन होती है ना, ये जहाँ पर मैच हो रहा है, जिस प्लेस पे हो रहा है, जिस वहाँ के मुकामी, क्योंकि अक्सर लोग ना हम टाइम को लेते हैं ग्रीनविच से। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में 1953 में आधा घंटा इजाफा कर दिया गया था, उसको कैपिटल कराची था। ठीक है, ये बात आम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, और दूसरा ग्रीनिच से जो कराची कैपिटल है वो 67 डिग्री पे है, वहाँ वो आधा घंटा माइनस हो जाएगा। और लाहौर जो है 74 डिग्री पे है, लाहौर का ग्रीनिच से टाइम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कराची जो 67 डिग्री पे उसका आधा घंटा माइनस होगा। अगर हम कराची में मैच हो रहा है ना, हम आधा घंटा माइनस करेंगे। इसी तरह ये मैच चुनाई में हो रहा है। अब अहमदाबाद है, अहमदाबाद ये चुनाई जो है वो 80 डिग्री पे है। ठीक है, इसका ग्रीनिच से टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है। अहमदाबाद का डिफरेंट था, जहाँ पे पाकिस्तान हारा था। ठीक है, वो था अहमदाबाद आई थिंक है 72 डिग्री। तो लिहाजा इसमें हम मुकामी, जैसे लंदन को ले लें, जो वक्त है वहाँ का, खुद जो ग्रीनविच है, खुद आप अभी गूगल करके देख लें, आपको उसमें नजर आएगा GMT के ना +1, यानी इसका मतलब हुआ कि वहाँ की मुकामी गवर्नमेंट ने 1 घंटा बढ़ाया हुआ है, खुद बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन में उसको भी माइनस करना है, हमने उसको 0 डिग्री पे लाके, तो वो जहाँ पर मैच हो रहा है ना, उस कैलकुलेशन को लेना है। ठीक है। अच्छा, इंडिया के हवाले से भी सवाल करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जा रही है, 5 मैचेस मुसलसल वो जीत चुके हैं, तो इंडिया की परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि इसी तरह की रहेगी और इंडिया आपको वर्ल्ड कप जीता दिखाई दे रहा है? इंडिया का जी, वो जो उनका जो अपना उनकी जो कंट्री का जो हॉरोस्कोप है ना, वो उससे टॉस से शुरू होता है और उसमें अच्छे स्टार्स हैं और उसमें अच्छे स्टार्स हैं, लेकिन बैटिंग के हवाले से आगे जो मैचेस आएंगे ना, उसमें इंडिया थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, जो बड़ी टीमों का सामना करना पड़ सकता है इंडिया को भी। हालांकि उसकी बैटिंग तो बहुत मशहूर है, लेकिन वहां पर इनको प्रॉब्लम आएगा बैटिंग में, और बॉलिंग में ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर आसिफ के साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।